हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वृद्धि और विकास में अंतर और इसका आवश्यकता क्या है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। चलते हम लोग। वृद्धि क्या है? वृद्धि के विषय में यानी मानव के शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, यानी जिसका मापन संभव होता है। मानव के शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई, वजन, ठीक है, आकार, अंगों का विकास, यानी जिसका मापन संभव है, उसका अगर हम व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। विकास क्या है? विकास क्या है? मानव जीवन पर पड़ने वाले समस्त प्रभावों का संयुक्त रूप से अध्ययन करना विकास कहलाता है। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी प्रभाव पड़ते हैं व्यक्ति के ऊपर, उनका संयुक्त प्रभाव का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। इसके विषय में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। फिलहाल में हम इसके अंतर पे आते हैं। पहला अंतर ये है सीमित, यानी वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है। यानी ये कहने का तात्पर्य है कि वृद्धि अगर किसी शरीर का विकास होता है या शरीर के किसी परिमाणात्मक पहलू का विकास होता है जिसका मापन संभव है, एग्जैक्ट मापन संभव है, वह एक सीमा तक होता है। जैसे अगर आदमी युवावस्था तक उसकी लंबाई बढ़ती है तो युवावस्था एक परिपक्वता की अवस्था है। वह परिपक्वता की अवस्था तक तो उसकी लंबाई या शरीर के अंगों का विकास होगा, फिर इसके बाद नहीं होगा। इसलिए वृद्धि जो है ये जो है सीमित होती है, एक अवस्था तक होती है, फिर इसके बाद वृद्धि नहीं होती। परंतु विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जीवन में सभी क्षेत्रों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके प्रभाव के कारण से उसका व्यवहार प्रभावित होता है। इसलिए मनुष्य के जो जीवन पर विकास का प्रभाव जब तक जीता, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इसलिए यह जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। एक वृद्धि जबकि एक समय सीमा तक चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा का यदि हम अंतर देखें तो वृद्धि परिमाणात्मक है, यानी जिसका माप संभव है, यानी परिमाणात्मक है, जिसका निश्चित माप किया जा सकता है। जैसे लंबाई का, आकार का, वजन का, ठीक है, और अंगों के विभिन्न स्वरूप का परिमाणात्मक, इसका मापन संभव है, इसको निश्चित मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। जबकि विकास जो है परिमाण तो शामिल होता ही है, साथ ही वह उसके प्रभावों को और उस पर पड़ने वाले दूसरे प्रभावों को, बाहरी प्रभावों को, वातावरणीय प्रभावों को, क्रियाओं के प्रभावों के, अनुभवों के प्रभावों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव विकास पर पड़ते हैं। आगे चलते हैं तो जो वृद्धि है, तीसरा अंतर है वृद्धि का जो मापन है, यानी उसकी एक निश्चित इकाई होती है, उसका पैमाना होता है। यानी वृद्धि के मापन की एक कोई निश्चित पैमाना होता है, उस पैमाने के आधार पर इसका माप। जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में, तो यानी हम मीटर कोई निश्चित पैमाने के आधार पर हम वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। और जबकि विकास को कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। जहाँ तक मापन किया जाता है वह एक किसी दृष्टिकोण से मापन किया जाता है, पूर्ण रूप से उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। कोई पूर्ण रूप से ऐसा पैमाना नहीं है जो विकास का पूरा मापन कर सके कि इस समय वर्तमान व्यक्ति पर कौन कौन क्षेत्रों का कितना प्रभाव है। जो परिमाणात्मक है वो तो दिखाई देगा, लेकिन गुणात्मक चीज़ों का कोई एग्जैक्ट माप या पैमाना नहीं। जैसे भावनाओं का मापन अब क्या करेंगे? भावनाओं का कोई पैमाना नहीं है। भावनाओं का लक्षण तो देखा जा सकता है, लेकिन भावनाओं में कितना दम है ये नहीं देखा जा सकता। अर्थात विकास का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता कि वो पूरा का पूरा माप दे। हाँ, संकेत जरूर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। फिर जो वृद्धि होता है यह संकुचित दृष्टिकोण होता है, यानी एक आंशिक, थोड़ा मोड़ा जो है एक आंशिक संकेत होता है, यानी संकुचित दृष्टिकोण होता है। इसे कोई विशेष व्यापक जानकारी नहीं होती वृद्धि से, परंतु विकास जो है एक व्यापक दृष्टिकोण होता है।
इसके विषय विकास के माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी बालक के विषय में व्यापक रूप से जानकारी उपलब्ध होती है, जो गहन भी होती है और व्यापक भी होती है। यानी उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी दृष्टिकोण इसमें शामिल होते हैं। इसलिए व्यवस्थित और व्यापक मापन किसी व्यक्तित्व का या किसी बालक का किया जा सकता है तो विकास के अंदर किया जा सकता है। और जो वृद्धि के अंदर जो मापन किया जाता है या जो भी उसका अनुमान लगाया जाता है एकदम संकुचित दृष्टिकोण है। जैसे बालक लंबाई में छोटा हो सकता है लेकिन बुद्धि में, व्यवहार में भी छोटा हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। अर्थात विकास उसका कुछ भी हो सकता है और वृद्धि उसका कुछ भी हो सकता है। यानी परिमाणात्मक रूप से कुछ और है और विकासात्मक रूप से कुछ और है। इसलिए व्यवस्थित और व्यापक मूल्यांकन विकास ही करता है। पांचवा अंतर देखते हैं तो विकास वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। जैसे हमने आपसे बताया था कि यदि आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका वजन घट जाएगा, स्वस्थ हो जाए तो बढ़ जाएगा। यानी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन विकास सदैव क्या होता है? धनात्मक, उत्तरोत्तर ये बढ़ता ही जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति पर, जैसे मान लीजिए बीमारी को ही यहाँ हम लेते हैं, यदि व्यक्ति बीमार हुआ तो वो माइनस पॉइंट हुआ, उसका भार घट गया, लेकिन वह अनुभव उसको मिला, समझ मिली, अपने पराये का ज्ञान हुआ। यानी आर्थिक स्थिति, समस्याओं से जूझना, संघर्ष, दृढ़ता इत्यादि कई ऐसे गुण हैं जो निगेटिव की तुलना में अधिक पॉजिटिव चीज़ें उसको बताती हैं, सकारात्मक चीज़ों का अनुभव कराती हैं, वास्तविकता का अनुभव कराती हैं। अर्थात पॉजिटिव पक्ष बहुत ज़्यादा होता है विकास के अंतर्गत। यही कारण है कि विकास सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। अर्थात उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, विकास उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, क्योंकि मानव जीवन पर अनेक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और वो सभी चीज़ें व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती ही हैं, इसलिए यह हमेशा धनात्मक होता है। अगर छठा अंतर देखते हैं, क्रमबद्धता आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ क्रमबद्धता आवश्यक नहीं है, इसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कर रहा है परिमाणात्मक रूप से, अगर उसके शरीर उसका लंबाई बढ़ेगा बाद में भार बढ़ेगा, कि पहले भार बढ़ेगा बाद में उसकी लंबाई बढ़ेगी, ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं होता। जबकि विकास में निश्चित क्रम होता है, क्योंकि विकास जो है इसलिए निश्चित क्रम होता है क्योंकि जब इसका व्यवस्थित रूप से जब इसका आकलन किया जाता है तो दीर्घकाल में किया जाता है, अल्पकाल में उतना संभव नहीं होता। तो जैसे बालक हुआ, शैशवावस्था हुआ, फिर बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, युवावस्था हुआ, प्रौढ़ावस्था हुआ, वृद्धावस्था। यानी जो विकास का क्रम होता है वह निश्चित क्रम में बढ़ता है। जैसे जैसे पहले भ्रूण बनता है, फिर मस्तिष्क बनता है, फिर उसके बाद शरीर के अंग बनते हैं, फिर उसके बाद हाथ पैर निकलते हैं। इस प्रकार से जो है ये निश्चित क्रम में होता है विकास में एक निश्चित क्रमबद्धता पाई जाती है, सिस्टमेटिक होता है, जबकि वृद्धि में यह क्रम आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं, विकास, वृद्धि से विकास प्रारंभ होता है। यानी जो वृद्धियां होती हैं हमारे शरीर में या जो भी हमारे क्रियाकलाप में जो परिमाणात्मक वृद्धि होती है वह हमारे विकास का प्लेटफार्म तैयार कर देती है, यानी विकास का आधार प्रस्तुत करती है। विकास का क्या करती है? आधार। यानी वृद्धि जो है विकास का प्रारंभ करती है, यानी विकास का आधार देती है। परंतु विकास सभी वृद्धियों का योग है, यानी सभी वृद्धियों को ये सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जितने भी वृद्धियां अलग अलग हुई हैं उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो जो है विकास बन जाता है। यानी सभी वृद्धियों का योग विकास कहलाता है। और जबकि व्यक्तिगत रूप से वृद्धि विकास को आमंत्रित करती है, यानी किसी क्षेत्र में आपकी अगर वृद्धि हो रही, जैसे आर्थिक क्षेत्र में आपकी वृद्धि हो रही है तो उस आर्थिक क्षेत्र के कारण से आपका सामाजिक जीवन स्तर और संबंध और जो है कोई भी कार्य करने की क्षमता इत्यादि सभी में वृद्धि हो जाती है। अर्थात विकास तो सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में हुआ, लेकिन वृद्धि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में हुआ, लेकिन विकास पर सभी क्षेत्रों में प्रभाव डाला। अर्थात वृद्धि विकास का प्रारंभ करती है और सभी वृद्धियां विकास का स्वरूप निर्धारण करती हैं।
ये अंतर होता है। 8वां अंतर है अल्पकालीन। वृद्धि को थोड़े समय में देखा जा सकता है, विकास को देखने के लिए इनकी अपेक्षा अधिक समय लगता है। 9वां अंतर देखते हैं सतत प्रक्रिया, असतत प्रक्रिया। वृद्धि एक असतत प्रक्रिया है। वृद्धि हमेशा हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वृद्धि क्या है? असतत है। लेकिन विकास जो है सतत प्रक्रिया है, विकास को रोका नहीं जा सकता है, जब तक जीवन है तब तक होता रहेगा। अर्थात यह लगातार कुछ न कुछ अपने जीवन में आदमी सीखता है, व्यवहार में, क्रिया में, संबंध में, संवेग में, अनुभव में, सब कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इसलिए जो है यह सतत प्रक्रिया है, क्योंकि यह बहुआयामी दृष्टिकोण लिए हुए होता है, यह संकुचित दृष्टिकोण लिए हुए होता है। संकुचित दृष्टि के कारण से ही यह असतत होता है। 10वां अंतर है पारिस्थितिकीय परिवर्तन, यानी परिस्थितियों के परिवर्तन का वृद्धि पर बहुत असर पड़ता है। जैसा परिस्थिति होगा, देश काल वातावरण होगा, जैसा समाज होगा, जैसा वो परिस्थिति होगी, वो सभी परिस्थितियों का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है। जैसे यदि आर्थिक स्थिति आपकी सुधर गई तो खान पान रहन सहन सुधर जाएगा, अर्थात आपका वजन या स्वास्थ्य बढ़ अच्छा हो जाएगा। तो यह जो है परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा वृद्धि को प्रभावित करती है। लेकिन परिस्थितियाँ, जो सभी परिस्थितियाँ हैं, वो सभी परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव विकास पर पड़ता है। यहाँ एक प्रभाव देखते हैं, शरीर के परिमाणात्मक पहलू को देखते हैं वृद्धि के अंतर्गत, जिसको परिस्थितियाँ अधिक प्रभावित करती हैं। परंतु परिस्थितियाँ विकास को प्रभावित करेंगी, यह संयुक्त रूप से सभी परिस्थितियों को ध्यान में मतलब समायोजित करके संयुक्त रूप से ही प्रभाव विकास पर देखा जा सकता है। किसी एक क्षेत्र का प्रभाव नहीं देखा जा सकता। जैसे लोग कहते हैं कि पैसे वाला हो गया लेकिन व्यवहार करने नहीं आया उसको, यानी पैसे से उसकी वृद्धि तो हो गई, लेकिन जब तक वो व्यवहार नहीं सीखेगा तब तक उसका विकास नहीं माना जाएगा, क्योंकि विकास जो है संयुक्त प्रभाव को देखता है, समन्वय, सभी प्रभावों को समन्वित करके देखता है। आगे चलते हैं गतिविधि प्रत्यक्ष, यानी हम विकास वृद्धि को जो है प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, वजन का बढ़ना, क्योंकि वृद्धि जो है शरीर के परिमाणात्मक पहलू से संबंधित है। मानव विकास के शरीर के परिमाणात्मक पहलू से संबंधित है, जिसका मापन संभव होता है, वह वृद्धि से संबंधित है। इसलिए हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, माप सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। परंतु विकास जो है यह शरीर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कौशल, कला, गुण, क्षमता, योग्यता, सभी गतिविधियाँ क्या होती है इसमें? परिमाणात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, सभ्यता, समाज, राष्ट्र, सभी गतिविधियाँ इसमें शामिल होती हैं। इसलिए विकास में जो है दोनों गतिविधियाँ शामिल होती हैं। यह बहुत व्यापक मूल्यांकन होता है। ये दोनों में बेसिक अंतर रहा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि वृद्धि और विकास का अध्ययन आवश्यक क्यों है, क्यों ये अध्यापक को इसको जानकारी में रखना चाहिए। पहला है ज्ञान एवं पहचान। बालक किस अवस्था में उसकी मानसिक क्षमता क्या होती है, उसकी सभी कुशलता क्या होती है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसकी सोच क्या होती है, उसकी कार्य क्षमता क्या होती है, यह वृद्धि और विकास से अध्यापक को जान लेना आवश्यक होता है, ताकि वह बालकों का सही ढंग से पहचान कर सके, उनके ज्ञान, उनके व्यवहार को अच्छे ढंग से पहचान सके और उसके अनुसार वह उचित निर्देशन दे सके, उसके अनुसार वह उचित व्यवहार अपना करके उसके व्यक्तित्व के विकास का निर्माण कर सके। इसलिए वृद्धि और विकास का ज्ञान होना और उसका पहचान होना आवश्यक है। जैसे डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर रोग को भी जानता है और उसके लक्षण को भी पहचानता है, तो अध्यापक को वृद्धि और विकास को अच्छी तरह से समझना आवश्यक होता है, ताकि वह बालकों के ज्ञान की क्षमता और पहचान और उनकी योग्यता की पहचान की क्षमता हो, ताकि वह उसके विषय में उचित व्यवहार अपना करके या शिक्षण कार्य कर सके या उचित ज्ञान दे सके। पहला आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है शिक्षा में विषय वस्तु, यानी बालकों को जो सिखाना है, किस स्तर पर, किस आयु समूह में बालकों की विकास की या वृद्धि की क्या क्षमता होती है, क्या प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार कैसा विषय वस्तु पढ़ाया जाना चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए, कौन सा पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ों शामिल करना चाहिए। जैसे होता है ना कि आज के समय में देखा जाए तो पर्यावरण के विकास के लिए
कक्षा 1-2 से ही उसको जो है उस पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, ताकि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके, स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण भविष्य में वो कर सके। यानी शिक्षा यानी सिखाने के लिए उन्हें कौन कौन सी विषय वस्तु किस स्तर पर पढ़ाई जानी चाहिए, इसका निर्धारण करने के लिए भी यह आवश्यक है कि अध्यापक जो है वृद्धि और विकास के व्यापक दृष्टिकोण और सूक्ष्म दृष्टिकोण, परिमाणात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण को समझता हो, जानना चाहिए उसको। इसलिए भी जो है यह वृद्धि विकास का अध्ययन आवश्यक है। तीसरा कि अगर हम बात करें सुव्यवस्थित व्यवहार को बढ़ावा देने, यदि अध्यापक वृद्धि और विकास के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी रखता है तो बालकों के सुव्यवस्थित व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार को प्रमोट करने में उसको सहयोग मिलेगा और अच्छे व्यवहार को वह सिखाने में सफल होगा। इसलिए भी आवश्यक है कि अध्यापक वृद्धि विकास को जाने अच्छी तरह से, आयु के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, मानसिक क्षमता के आधार पर, संवेगों के आधार पर, इन सभी गतिविधियों के आधार पर उसको नॉलेज रखना आवश्यक है, ताकि वह सुव्यवस्थित ढंग से बालकों को व्यवहार सिखा सके और उनको मैनेज कर सके, नियंत्रित कर सके। आगे चौथा है आवश्यक इसलिए कि अभिप्रेरणा प्रदान करना, यानी बालकों को किस स्तर पर किस प्रकार से प्रोत्साहन देना है, दृढ़ता देना है, अभ्यास कराना है, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ज्ञान में वृद्धि करना है, व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि करना है। अभिप्रेरणा का सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि इस प्रकार से बालकों को प्रोत्साहित करना कि उसके कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाए। तो कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए वृद्धि और विकास के विभिन्न स्तरों पर उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसीलिए भी यह अध्यापकों को वृद्धि और विकास को जानना आवश्यक होता है। पांचवा देखें व्यक्तित्व की पहचान एवं विकास। हर बालक अपने विलक्षण होता है, उसकी विलक्षणता को अध्यापक को पहचानना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वह आयु के आधार पर, वृद्धि के आधार पर, विकास के आधार पर वो उसको पहचान सके कि यह किस स्वभाव का। जैसे कोई बालक है बहुत पढ़ने में अच्छा है, कोई बालक बहुत खेल कूद में अच्छा है, तो जब यह वृद्धि और विकास के आधार पर उसके विभिन्न अंग उपांग, शारीरिक संरचना इत्यादि के आधार पर जब उस बात को समझता होगा, तब अध्यापक जो है उसके व्यक्तित्व का सही पहचान करके उसके सही दिशा में विकास का मार्ग या उसको सही दिशा में विकास करने का अवसर प्रदान करके, शिक्षा प्रदान करके, निर्देशन प्रदान करके उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसलिए भी वृद्धि और विकास का अध्ययन आवश्यक है एक अध्यापक के लिए। आगे जाते हैं विशिष्टता में समायोजन। विशिष्टता के यहाँ तात्पर्य हर बालक की से विलक्षणता, जैसे विकलांग बालक है, मंद बुद्धि बालक है, सामान्य बालक है, या ये कहें कि ऐसे बालक जो किसी प्रकार से उसकी विशिष्टता है, मूक बधिर बालक है, तो उस विशिष्ट बालक को वृद्धि और विकास के आधार पर उसको पहचान होना चाहिए। जैसे मंद बुद्धि बालक है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन मानसिक क्षमता नहीं बढ़ पा रही, तो उस विशिष्ट बालक को किस प्रकार से सामान्य या समाज में समायोजित किन किन क्षमताओं का विकास करके समाज में समायोजित किया जा सकता है, या कौन सी योग्यता उसे प्रदान करके उसके जीविकोपार्जन संबंधी योग्यता प्रदान की जा सकती है। यानी विशिष्टता में समायोजन समाज के साथ उसे सर्वाइव कराने के लिए, संचालित करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो निर्देशन प्रदान किए जाते हैं या जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको भी अध्यापक तब समझ पाएगा जब वह वृद्धि और विकास को अच्छी तरह से समझता हो। इसलिए भी वृद्धि विकास का अध्ययन करना एक अध्यापक को ज्ञान रखना आवश्यक होता है। आगे चलते हैं मानवीय मूल्यों का निर्माण। यानी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल भी है, जहाँ संबंध है वहाँ समाज है। तो समाज के प्रति उसको प्रारंभ से ही किस प्रकार से जागरूक किया जाए कि ताकि वह समाज के निर्माण में और समाज की बुराइयों को दूर करने में वह योगदान दे सके। इसके लिए कौन कौन सी विषय वस्तु, कौन कौन सा पाठ्य वस्तु उसको किन किन स्तरों पर पढ़ाया जाए, किस क्रम से पढ़ाया जाए, यह भी पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक जो है वृद्धि और विकास का नॉलेज रखता हो, वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करता हो। आगे चलते हैं राष्ट्रीयता का विकास। जैसे आप कक्षा 1 से ही जो राष्ट्रगान या राष्ट्र प्रेम या समाज कल्याण के प्रति भावनाओं का जो उसके अंदर भरा जाता है, भावनाओं को जो जगाया जाता है, तो ये क्योंकि बालक
एक स्वभाव से ही सबका भला, वह किसी के प्रति द्वेष राग नहीं होता। उसकी जो पवित्र भावना है उसको राष्ट्र के कल्याण में किस प्रकार लगाया जाए, राष्ट्र के विकास का किस प्रकार उसके अंतर्गत बीज बोया जाए, मानव कल्याण के भावना किस प्रकार उसके अंतर्गत जागृत किया जाए, इसके लिए भी आवश्यक है कि अध्यापक वृद्धि और विकास को समझे और उस वृद्धि और विकास के आधार पर पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को शामिल करे, भी पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का शामिल करके उनके व्यक्तित्व का विकास करते हुए राष्ट्र निर्माण का भी आधार उनके अंदर जागृत कर दिया जाए या राष्ट्र निर्माण का बीज उनके अंदर बो दिया जाए। इसके लिए भी आवश्यक कि अध्यापक वृद्धि और विकास के प्रत्येक पहलू पर आयु समूह के आधार पर वह ज्ञान रखता हो। मुझे उम्मीद है कि वृद्धि और विकास में अंतर और इसकी क्यों आवश्यकता है एक छात्राध्यापक के लिए या सभी अध्यापक के लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।